नमस्कार। एआई इमेज जनरेशन की दुनिया में आपका स्वागत है। ये तो जैसे कोई जादू है, बस कुछ शब्द लिखिए और एक कमाल की तस्वीर तैयार। पर ये होता कैसे है? आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी की परतें खोलेंगे। अब जरा इस प्रॉम्प्ट को देखिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। एक राजसी शेर जिसके सिर पर मुकुट है और लाइटिंग बिल्कुल सिनेमैटिक। मतलब ये मॉडल सिर्फ शब्द नहीं पकड़ रहा, बल्कि उसके पीछे का जो एहसास है, जो माहौल है, उसे भी समझ रहा है। तो फिर सवाल वही है, आखिर एक मशीन कैसे इन मामूली से शब्दों को एक ऐसी शानदार कलाकृति में बदल देती है जिसे बनाने में शायद एक कलाकार को घंटों या शायद दिन भी लग जाएं। चलिए टेक्स्ट से तस्वीर तक के इस पूरे सफर को समझते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। देखिए, स्टेबल डिफ्यूजन कोई एक अकेला सुपर ब्रेन नहीं है, नहीं। ये असल में एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है जो कई अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है, और ये सारे हिस्से एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। इस पूरे काम को हम 3 बड़े स्टेप्स में बांट सकते हैं, बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। पहला स्टेप, टेक्स्ट को समझना। दूसरा, उस समझ के हिसाब से इमेज की जानकारी तैयार करना। और तीसरा यानी आखिरी स्टेप, उस जानकारी से असल तस्वीर को पेंट करना। तो ये है हमारे पर्दे के पीछे के 3 मेन खिलाड़ी। सबसे पहले है क्लिप टेक्स्ट। इसका काम है हमारे लिखे हुए शब्दों को कंप्यूटर की भाषा में बदलना, यानी नंबर्स में। इसके बाद आता है असली जादूगर, यूनिट। ये उन नंबर्स को लेता है, साथ में लेता है एक कोरा कैनवस जो असल में सिर्फ शोर मतलब रैंडम नॉइज होता है, और फिर इमेज का एक खाका बनाना शुरू कर देता है। और आखिर में है ऑटो एनकोडर, जो उस खाके को पकड़कर हमारी फाइनल हाई क्वालिटी तस्वीर में बदल देता है। चलिए अब इस सिस्टम के दिल की बात करते हैं, यानी इमेज इंफॉर्मेशन क्रिएटर। यहीं पर डिफ्यूजन का असली खेल होता है। और ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि ये काम थोड़ा उल्टे तरीके से होता है। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी, है ना, कि मॉडल कुछ बनाना सीखने के लिए पहले उसे बिगाड़ना सीखता है। पर सच यही है। एक अच्छी इमेज बनाना सीखने के लिए मॉडल को पहले ये सिखाया जाता है कि एक साफ सुथरी इमेज में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नॉइज कैसे भरते हैं। ये बिगाड़ने का प्रोसेस सीखता है ताकि बाद में वो उसे ठीक कर सके। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ट्रेनिंग के वक्त असल में होता क्या है। देखिए, मॉडल एक बिल्कुल साफ तस्वीर से शुरुआत करता है, फिर वो धीरे धीरे एक एक कदम करके उसमें नॉइज मिलाता जाता है, तब तक जब तक कि वो तस्वीर सिर्फ टीवी के स्टैटिक जैसी ना रह जाए। और हर कदम पर वो ये सीख रहा है कि ये नॉइज दिखता कैसा है। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, इमेज बनाने का जो प्रोसेस है वो ट्रेनिंग के प्रोसेस का ठीक उल्टा है। ट्रेनिंग में हम एक साफ इमेज से शुरू करके नॉइस तक जाते हैं, और जब इमेज बनानी होती है तो हम रैंडम नॉइस से शुरू करते हैं और कदम दर कदम उस नॉइस को हटाते जाते हैं जिसे मॉडल ने पहचानना सीखा है। और ये बात इसे बिल्कुल साफ कर देती है, क्योंकि मॉडल ये अंदाज़ा लगाने में एक्सपर्ट हो जाता है कि हर स्टेप पर कौन सा नॉइस डाला गया था। उसे ये भी पता होता है कि इमेज बनाने के लिए ठीक वही नॉइस हटाना है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पत्थर के ढेर से धीरे धीरे पत्थर हटाकर एक मूर्ति को तराशना। अच्छा, स्टेबल डिफ्यूजन इतना तेज और इतना एफिशिएंट क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है इसका एक बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट। ये पूरी इमेज पर एक साथ काम नहीं करता। पुराने मॉडल्स जो थे वो पिक्सल स्पेस में काम करते थे, मतलब तस्वीर के हर एक छोटे छोटे दाने पर। ये प्रोसेस बहुत ही धीमा था। लेकिन स्टेबल डिफ्यूजन लेटेंट स्पेस में काम करता है, जो कि इमेज का ही एक बहुत छोटा कंप्रेस्ड वर्जन है। आप इसे ऐसे समझें कि ये स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं। और ये कितना एफिशिएंट है, अंदाजा लगाइए। ये डेटा को 98% तक कम कर देता है। सोचिए, ये ऐसा है जैसे किसी बहुत मोटी किताब के पूरे मतलब को सिर्फ एक छोटी सी कविता में समेट देना, वो भी बिना उसका सार खोए। और यही वो सीक्रेट है जिसकी वजह से स्टेबल डिफ्यूजन भारी भरकम डेटा सेंटर्स के बजाय हमारे लैपटॉप पर भी चल पाता है। और इस कमाल के कंप्रेशन और डीकंप्रेशन ट्रिक के पीछे जो टूल है उसे ऑटो एनकोडर कहते हैं। इसके 2 हिस्से हैं। एनकोडर जो इमेज को छोटा करता है, फिर उस छोटी फाइल पर डिफ्यूजन का सारा प्रोसेस होता है, और फिर आता है डीकोडर जो उसे वापस हमारी बड़ी फाइनल तस्वीर में बदल देता है।
ठीक है, तो हमने नॉइज़ हटाने की बात की, लेटेंट स्पेस की बात की, लेकिन जो प्रॉम्प्ट हमने शुरू में लिखा था, वो कहाँ गया? वो इस पूरे प्रोसेस को गाइड कैसे करता है? हाँ, यही तो असली सवाल है। जब हम शुरू सिर्फ रैंडम नॉइज से कर रहे हैं, तो सिस्टम को ये कैसे पता चलता है कि उसे एक शेर बनाना है, कोई कार नहीं? इसका जवाब हमारे टेक्स्ट में ही छिपा है। पहले सोचिए कि ये नॉइज हटाने वाला यूनिट बिना किसी टेक्स्ट के काम कर रहा है। वो बस नॉइज लेगा और उसे प्रोसेस करेगा, लेकिन उसे कोई दिशा नहीं मिलेगी, वो कुछ भी बना सकता है। और अब देखिए, जब हम इसमें टेक्स्ट को जोड़ते हैं, यूनिट के अंदर ये बहुत ही खास अटेंशन लेयर्स होती हैं। इनका काम है कि प्रोसेस के हर स्टेप पर ये हमारे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के सबसे ज़रूरी हिस्सों पर ध्यान दें। ये प्रोसेस के दौरान लगातार उसे याद दिलाती रहती हैं, याद रखना हमें एक राजसी शेर बनाना है, और हाँ, उसके सिर पर मुकुट भी होना चाहिए। ये तुलना मुझे बहुत पसंद है कि हमारा टेक्स्ट एक म्यूजिक शीट की तरह है और ये अटेंशन लेयर्स एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह हैं, जो ये पक्का करती हैं कि यूनिट के सारे हिस्से उस धुन को सही सही बजाएं ताकि आखिर में एक खूबसूरत तस्वीर तैयार हो। और ये स्लाइड एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताती है कि इमेज की क्वालिटी पर जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, वो एक बेहतर टेक्स्ट एनकोडर का होता है। मतलब आप जो कह रहे हैं उसे ठीक से समझना इमेज बनाने वाले हिस्से को और बड़ा करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर भाषा का रोल बहुत बड़ा है। तो चलिए पूरी बात को एक बार फिर से समेट लेते हैं। हम अपने शब्दों को लेते हैं, उन्हें नंबर्स में बदलते हैं और फिर उन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं रैंडम नॉइस के एक छोटे से हिस्से को गाइड करने के लिए, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जब तक कि एक शानदार तस्वीर उभर कर सामने नहीं आ जाती। ये सच में तकनीक और कला का एक गजब का संगम है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई भी इंसान सिर्फ कुछ शब्द लिखकर इतनी कमाल की तस्वीरें बना सकता है, तो फिर इंसान की अपनी रचनात्मकता और कला का भविष्य क्या है? जब टूल्स इतने ताकतवर हो जाएं, तो एक कलाकार होने का मतलब क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। इस विश्लेषण के लिए धन्यवाद।